भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। और दोस्तों आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जिस खास विषय पर केंद्रित है वो है वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे, जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 जून को। विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसी की ओर से मुकर्रर ये तारीख होती है और इसमें सारी दुनिया में ये मनाया जाता है। तो याद रहेगा आपको, उम्मीद है, आज का विषय वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे। और इसी विषय पर और तमाम कैंसर की अन्य बातों पर जिक्र होगा डॉक्टर प्रदीप केंद्रे से, जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ सेहतनामा कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप केंद्रे जी, आपका विविध भारती के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजन जी। आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो कर दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं विविध भारती से बहुत बचपन से जुड़ा हूँ। जब भी बचपन में मैं बेसिकली शिरडी से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक रूरल एरिया में गिना जाता है। तो वहाँ पे जो नेटवर्क है वो आकाशवाणी और विविध भारती का ही है। क्या बात। तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और आपके जैसे स्टॉलवर्ड के साथ बात कर पाऊंगा। तो इधर आने के बाद मुझे मेरी पुरानी यादें याद आ गई हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो सब्जेक्ट पे आते हैं कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी किया है अहमदाबाद से, गुजरात मेडिकल इंस्टीट्यूट से। और जो वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे जो 3 जून को मनाते हैं जनरली, उसका अपन आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में ही कैंसर जो एक शब्द आता है तो भयभीत कर देता है, लेकिन चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तमाम योजनाओं में सर्वाइवल एक शब्द आ गया है तो एक राहत की बात लगती है। तो हम जानेंगे कि ये जो वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे मनाने की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा, जो वर्ड आपने यूज़ किया ना सर कि भयभीत हो जाता है, एकदम बरोबर है, उचित वर्ड यूज़ किया है। क्योंकि आज किसी को भी पता चलता है कि मुझे कैंसर है, उसका आधा मोरल उधर ही डाउन हो जाता है। और दिस इज़ द ओनली नीड कि जो आप आज में और आप यहाँ पे बैठे हैं कि ताकि उन लोगों का जिनको कैंसर हुआ है उनका मनोबल ऊंचा कर सके। जो कैंसर सर्वाइवल है, सर्वाइवल मतलब जिन्होंने कैंसर हुआ है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और वो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने युवराज सिंह है जो विख्यात क्रिकेट पटु है, उसके बाद रॉजर फेडरर जी है वो टेनिस पटु है, मनीषा कोइराला को लेके देखिए आप, सबको कैंसर था एक जमाने में और जिनका आफ्टर ट्रीटमेंट अभी ये नॉर्मल बन गए। इनफैक्ट आप टीवी पे आईपीएल में भी देख सकते हो, युवराज सिंह अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो नॉर्मल हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम के पीछे अपना मकसद यही है कि इन लोगों का जिनको कैंसर है उनका मनोबल थोड़ा उचित रखे, ऊंचा करे, कि ताकि उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड बने और जिंदगी की तरफ वो थोड़ा पॉजिटिवली देखे कि कैंसर इज नथिंग। जैसे पुराने जमाने में एचआईवी मतलब एचआईवी हो गया तो खत्म हो गया, या टीबी हो गया तो खत्म हो गया। आज टीबी मतलब मलेरिया की जैसी बीमारी बन गई है। एचआईवी वाले लोग नॉर्मल जीते हैं क्योंकि तो उपचार बहुत ज्यादा है। वैसे ही आधुनिक रिसर्च की वजह से आज कैंसर ऐसी बीमारी हो गई है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है तो वो ठीक होता है। जैसे कि मैंने आपको युवराज सिंह, रॉजर फेडरर के भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये आज का दिन मनाने का यही इरादा है कि इनका मनोबल अपने को ऊंचा करना है, थोड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण लाना है उनके जीवन में, ताकि वो उस चीज की तरफ थोड़ा पॉजिटिवली देखे और उनका लाइफ नॉर्मल बने। यही अपना उद्देश्य है इसमें, और ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य वो यही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात, जैसे कि आपने तमाम हस्तियों के नाम लिए जो कैंसर से सरवाइव कर चुके हैं, अपने मनोबल से, अपनी चिकित्सा से और समय पर जागरूक होने की वजह से।
लेकिन ऐसे भी कई मरीज आपके संपर्क में होंगे जो बहुत ही कॉमन मैन रहे हैं या आसपास के चिकित्सक रहे हैं या कोई और खिलाड़ी रहे हैं, दैनंदिन काम करने वाले रहे हैं, तो ऐसा कोई वाकया याद है कि वो भी सरवाइव कर रहे हैं? बरोबर सर, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। जनरली मैं अभी रिसेंट वाला वाकया बताता हूँ कि मेरे पास अभी एक 18 साल की लड़की आई और उसको सिर्फ वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसका वो ब्लीडिंग करके आई थी। तो हमने टेस्ट किया तो उसमें वो कैंसर के लक्षण मिले। हमने उनको कीमोथेरेपी दिया, अभी वो सर्वाइव कर रही है। वो एक बच्चे की माँ है और लास्ट 1 ईयर से वो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्मल जिंदगी जी चुके हैं। ऐसा सिर्फ एक ही पेशेंट नहीं है, अभी बिकॉज ऑफ ये आधुनिक रिसर्च की वजह से इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पास है कि जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो 100% गारंटी कि वो कैंसर मिट सकता है पेशेंट का। तो मैं मेरे थ्रू आउट करियर में आज तक मैंने लास्ट 5 ईयर्स में मैंने ऐसे देखा है कि लगभग हर साल मुझे 20 से 25 दर्दी ऐसे मिल जाते हैं कि उनका कैंसर ठीक हो गया है, 100% क्योर हो गया है। अच्छा। तो उसके लिए सर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी रहता है, जागरूकता बहुत जरूरी रहती है। और ऐसे दिवस जब मनाए जाते हैं तो और इसका उल्लेख होता है मीडिया के जरिए और हम तक ये बात पहुंचती है तो जागरूकता तो फैलती है, डेफिनेटली फैलेगी। क्योंकि विविध भारती ही ऐसा एक चैनल है कि जो रूरल एरिया के, इंडिया के हर एक रूरल एरिया में जाता है। आज भी मैं मेरे गाँव में जाता हूँ कि तो जो गरीब लोग हैं वो रेडियो लेके कान पे लगा के बैठते हैं कि जब भी मैं विविध भारती और आकाशवाणी का नाम सुनता हूँ वहां पे, तो एक टाइप का ये जागरूकता है। उनको मैं अगर टीवी पे दिखाता हूँ कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे उनके घर में टीवी भी नहीं रहता है और रेडियो ऐसी चीज है आप बैटरी भी डाल दो तो वो कहीं भी लेके जाके वो खेत में बैठ के गाने सुनते हैं या जागरूकता वाले प्रोग्राम सुनते रहते। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ सकता है कैंसर के बारे में। और रेडियो ही एक ऐसा ऑडियो मीडिया है कि अपना काम भी होता रहता है। बरोबर, वो लोग, वो रोगी, कैंसर रोगी जो परेशान होते हैं अपने रोग के जरिए, वो तो कैंसर रोग विशेषज्ञ के फैन हो जाते हैं। दरअसल ये जानना हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कैंसर रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या क्या हैं, पुरुषों में क्या हैं, फीमेल में क्या क्या पाए जाते हैं, इसको विस्तार से बताइए। तो राजन जी, कैंसर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कैंसर, अलग अलग टाइप के कैंसर्स रहते हैं। जो अपन आज इधर बैठे तो मैं कॉमन चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो इन पुरुषों में, मेल पेशेंट में जनरली लंग का कैंसर मतलब फेफड़ों का कैंसर और मुंह का कैंसर बहुत कॉमनली देखा जाता है। और अगर वैसे ही कंपैरेटिवली अगर स्त्रियों में देखा जाए, फीमेल्स में, तो वो सर्विक्स का कैंसर है जो गर्भाशय की थैली रहती है वहां का, और दूसरा है ब्रेस्ट का कैंसर, स्तन का कैंसर बोलते हैं। तो अभी पुरुषों में देखा जाए तो मुंह का जो कैंसर है तो वो बहुत कॉमन रहता है, जिसमें आपको ये टंग जो रहती है उसके ऊपर थोड़ा अल्सर्स आ जाएंगे। तो वो जो अल्सर्स रहते हैं वो पेनलेस रहते हैं, उसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती, सिर्फ दिखने में थोड़ा एबनॉर्मल दिखता है। उसमें पेन नहीं होता, ना कि कोई ब्लीडिंग इमीडिएटली होती है, लेकिन वो उधर ठीक भी नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली उधर पड़े रहता है, जुबान पे रह सकता है। वैसे ही अल्सर्स आपको जुबान के किसी भी एरिया में आ सकता है। और लंग कैंसर में आपको वो कैंसर कौन से रीजन में, उस हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं कैंसर के। मेनली सिम्टम्स रहता है कि खांसी में बदलाव आना। अच्छा। जो पेशेंट है, कोई आदमी है जो काफ़ी सालों से स्मोक कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो उनको जनरली खांसी रहती है, लेकिन ये खांसी का बदलाव, अचानक चेंज हो जाना, उसमें बलगम आ जाना या बहुत जोर से खांसी आ जाना, वो एक लक्षण रहता है, अर्ली लक्षण रहता है कि ये कुछ तो एबनॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसमें ये भी हो सकता है कि खांसी में खून दिखाई दे, वो भी हो सकता है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोकेशन पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर फेफड़ों के सेंट्रल में रहता है तो उसमें ब्लड आ जाता है, अगर पेरीफेरी में रहता है तो वो पेन करके प्रेजेंटेशन, दुखना चालू हो जाता है। तो इसमें अलग अलग लक्षण रहते हैं। वैसे अगर स्त्रियों में देखा जाएगा तो सर्विक्स में जो रहता है उनका वो मेंसेस की तरह ब्लीडिंग चालू हो जाता है वहाँ पे, या फिर कुछ तो एबनॉर्मल थोड़ा ओडर स्मेल आ जाता है, कुछ डिस्चार्ज आ जाता है। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। इसमें जनरली स्तन कैंसर में वो प्रेजेंट करते हैं एक छोटी सी गांठ करके आई है, और वो गांठ का चेकअप करना बहुत ज़रूरी रहता है। जो गांठ रहती है वो पेनलेस रहती है, जिसकी वजह से जो अपनी फीमेल्स है वो उसके पे ध्यान नहीं देती है, और वो डे टू डे एक्टिविटी में इतने बिजी रहती है कि उनको उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आता है। तो ये कुछ कॉमन कैंसर के मैंने लक्षण बताए हैं आपको।
डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि मेल में कुछ अलग होता है और फीमेल में जाहिर है अंगों की जो बनावट है उसी के हिसाब से कैंसर की जो स्प्रेडनेस है वो होती है। लेकिन प्रथम दृष्टि में जैसे कोई मरीज़ आपके पास आता है कि बहुत दिनों से मुझे स्वाद नहीं आ रहा है और ज़बान पे कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ रखा है, तो क्या वो भी एक सिम्टम है कि इसको अल्सर हो चुका है? सिम्टम्स है, स्वाद आना और अल्सर होना टोटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा। तो अल्सर जो रहते हैं वो जनरली पेनलेस रहते हैं, उसका स्वाद से ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं रहता। अपनी जो जुबान है वो अलग अलग चीज़ों का स्वाद टेस्ट करती है, तो वो कैंसर को जो अल्सर है कौन से लोकेशन पे वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अगर एकदम पोस्टीरियर पार्ट पे है, पिछले वाली, तो उसमें स्वाद का कुछ रिलेशन नहीं रहता है जनरली। तो वो एक जैसा अल्सर है, कुछ तो अटक गया है ऐसा उनको लगते रहता है और वो इरिटेट करते रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उस हिसाब से हम उनको आगे जाके टेस्टिंग वगैरह इवेल्युएशन करते हैं उनका। या फिर जबान पे आगे के भाग पे कोई छाला नुमा दिख रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है, वो भी एक कारण वो भी एक लक्षण है उसका कि छाला आ गया है, वहां से थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है या सफेद रंग का छाला हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा है आपका, लेकिन पेनलेस है, मतलब पेन नहीं हो रहा है, दुख नहीं रहा है, वो एक अपना लक्षण रहता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है या कैंसर हो गया है करके। लेकिन ऐसे भी मरीज कई दिखाई देते हैं, हम सुनते हैं कि न वो स्मोकिंग करते हैं न तंबाकू खाते हैं, तो फिर ये क्यों हो जाता है? अभी उनको कैंसर कौन सा है वो बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो कैंसर के अगर आप कॉज देखोगे तो बिसाइड स्मोकिंग जो है उसका, उनमें उनका लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं कि मोटापा, जो हम लोग की लैंग्वेज में बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, अगर वो 30 kg से ज़्यादा है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। उसके बाद उनका खाना पीना कैसा है, जो पेशेंट रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, मतलब लाल रंग का जो नॉनवेज वगैरह, तो उनमें कैंसर के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इन्फेक्शन के थ्रू भी आ सकता है। उसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे जो फीमेल में HPV नाम का वायरस, इसकी वजह से यूट्रस का कैंसर वगैरह, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि साहब मैंने तो कभी तंबाकू खाया नहीं लेकिन मेरे मुंह में अल्सर आया और वो कैंसर बन गया है, तो उसका आप क्या रीजन बता सकते हो? तो उसमें सर कैसा है कि स्मोकिंग जो 70 to 80% पॉजिटिव एजेंट रहता है, लेकिन 10 to 20% में वो पेशेंट को कभी कभार बचपन में दांत की कुछ प्रोसीजर हो ही रहती है या दांत एकदम नोकीले रहते हैं, जिसकी वजह से ये टंग को ट्रॉमा होते रहता है और जिसकी वजह से वो अल्सर कंटिन्यूअसली अडॉप्ट होके कैंसर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे मेल कैंसर की रोग की लक्षण वाली बात थी, वो आपने बताई, लेकिन जब ये पूछा गया कि कोई लोग तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, तो भी क्यों हो जाता है, वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फीमेल में जैसे रूरल एरिया है, क्या ये एक वजह हो सकती है सर्विक कैंसर की कि मेंसेस जब आता है या पीरियड के दौरान सफाई न रखी जाए या कपड़ों का चयन ऐसा रखा जाए, क्योंकि नैपकिन्स का इस्तेमाल कोई करता है कोई नहीं करता है, ये भी एक वजह हो सकती है? या अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल भी एक मॉडिफाइंग फैक्टर रहेगा इसमें कैंसर के लिए। मैं डायरेक्टली अनहाइजीनिक उससे कोरिलेट नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होने वाले हैं उनको, वो जो वायरस के इन्फेक्शन है वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहता है जिसकी वजह से कैंसर आ सकता है पेशेंट को। जी। ऐसा नहीं है कि अनहाइजीनिक जो पैड्स वगैरह यूज करते हैं उसकी वजह से ही होता है, देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट। अच्छा, ये मतलब कोई खास नहीं, कोई खास मैटर नहीं करता, क्योंकि पहले भी तो ये सब होता ही था। पहले भी होता ही था और ये इजाद नैपकिन्स वगैरह तो अब आए हैं। हाँ, और अभी भी होता है ये नैपकिन के बावजूद भी। इसमें सिर्फ इन्फेक्शन का रोल रहता है, जो इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो सकता है। जी, तो संक्रमण से बचाव करने की जो बातें वो भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन पहले ये जान लें कि मान लीजिए ये प्रथम दृष्टि में आपको लगा कि मरीज कैंसर व्याधि से ग्रस्त हो चुका है, तो उसका निदान या डायग्नोस कैसे करते हैं आप? सर, जब भी दर्दी हमारे पास आते हैं तो हमारे तीन स्टेप से वो जाता है। सबसे पहले रहता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हम लोग खुद करते हैं कि हमें अगर कोई दर्दी आ गया है, उसके मुंह में छाला है या कोई फीमेल है, माता जी बहन जी आती है, हमें उसके ब्रेस्ट में लम है उनके, तो उनमें हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि हम लोग सीखे हैं कि वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग हमारे दिमाग में 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के रखते हैं कि भाई साहब ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। तो उसी से एक बार ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से चीज़ें हम कंफर्म करने के लिए फिर आगे की स्टेप रहती है लैबोरेटरी टेस्टिंग एंड इमेजिंग। तो लैब मतलब ये ब्लड टेस्टिंग रहते हैं जिसमें कुछ मार्कर्स दिखे जाते हैं, ये सब जो चीज़ें वो सपोर्टिव के लिए रहती है। और दूसरा है इमेजिंग मतलब CT स्कैन रहता है, अपना MRI रहता है, जो मुंह के कैंसर के लिए
नामांकित करना चाहिए। दूसरा है अगर फीमेल है तो उनमें मैमोग्राफी की जाती है, और मैमोग्राफी में अलग अलग स्कोरिंग आते हैं जिस हिसाब से अपन उनका अपना निदान पे पहुंच सकते हैं कि भाई साहब मैमोग्राफी की है, इधर इधर ये लंप है और उसका अपने को आगे बढ़ना है टेस्टिंग के लिए। तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद लैब प्लस इमेजिंग, ये होने के बाद अपने को एक 90% श्योरिटी आ जाती है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ निकालनी है और वो चीज़ देखनी है। तो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड स्टेप इसमें बायोप्सी। अच्छा, ओके, हिस्टोपैथोलॉजी। तो उसमें क्या रहता है कि कैंसर का या वो गार्ड जिधर भी है या अल्सर जिधर भी है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग निकालते हैं और वो टुकड़े पे कुछ लैबोरेटरी प्रोसेस करके उसको क्लिनिकल उसको एग्जामिनेशन करते हैं, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट रहते हैं उसके लिए। और एक बार वो उसमें आ गया तो दैट इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। तो वो कंफर्मेशन होने के बाद आगे का जो अपना ट्रीटमेंट वगैरह रहता है वो कौन से लेवल पे करना है, तो उसके लिए अपने को स्टेजिंग पे जाना पड़ता है कि ये कैंसर कौन से स्टेज में आया है जी। तो उसको बोलते हैं स्टेजिंग वर्कअप। तो आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने पास पेट स्कैन आया है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा देख लेते हैं अपन उसमें पेट स्कैन में कि चीज़ें कहाँ कहाँ गई है, कैसी गई है। लेकिन क्या है कि आज 2 पेट स्कैन अपने पास है लेकिन हर एक चीज़ में पेट स्कैन नहीं किया जाता। वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, डॉक्टर का जजमेंट रहता है। तो ऐसा नहीं कि कैंसर वालों के पास गए तो आपको पेट स्कैन करना ही है, तो ये क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन मेटास्टैटिक वर्कअप ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको 4 स्टेप में बताया है। सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, उसके बाद लैब प्लस इमेजिंग आता है, तीसरा जो आता है हिस्टोपैथोलॉजी जैसे आपने बोला, और चौथा है मेटास्टैटिक वर्कअप जिसमें पेट स्कैन वगैरह वो चीज़ें आती हैं। तो इसमें से कंफर्मेशन स्टेज की जो बात है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो वही सर, जो कंफर्मेशन है, जो पेट स्कैन है या सीटी स्कैन है, एमआरआई है, तो आप इसकी इकाई या यूनिट को कैसे डिसाइड करते हैं? यूनिट मतलब हम लोग वो स्कैन में कौन से शरीर के प्राइमरी लीजन कहाँ पे है और वो लीजन दूसरे कौन से अंगों में फैला है। लाइक सपोज अगर लंग का कैंसर है, अगर मुझे लीवर में भी उसकी एक्टिविटी दिख रही है तो एक टाइप का यूनिट माना जाता है। उसके बाद हड्डियों में गया है या किडनी में गया है, उस हिसाब से हम उनका मेटास्टैटिक वर्कअप बनाते हैं। जी। अगर सिर्फ डिसीज वहाँ पे है लंग में तो वो अर्ली स्टेज में माना जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि कई जो स्तन में फीमेल्स में जो गठानें पाई जाती हैं, जब चेकिंग होती है तो कई बार ऐसा भी पाया गया कि हर गठान कैंसर नहीं होता। बरोबर, तो हर गठान कैंसर नहीं होती है। कैंसर की जो गठानें रहती है और टिपिकली मैंने जैसे पहले भी बोला था कि पेनलेस रहता है, बड़ा साइज वाला रहता है, और उसका जो हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जो कंसिस्टेंसी मिलती है हमें, जैसे आप बलून पे हाथ रखोगे तो एकदम सॉफ्ट लगेगा जी, लेकिन वही हाथ अगर आप दीवार पे रखते हो तो हार्ड लगेगा आपको। तो वैसे ही कैंसर वाला जो लंप रहता है वो बहुत हार्ड रहता है। तो वो क्लिनिकल जजमेंट रहता है, प्लस मैमोग्राफी करते हैं उसमें जैसे स्कोरिंग बताते हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जी जी। Yes. ये हम जानेंगे कि उपचार की जब बात होती है, जब डायग्नोस हो जाता है, स्टेज तय हो जाती है, तो स्टेज वाइज हम उपचार कैसे आपका होता है ये जानना चाहेंगे। जी, अभी क्या है कि अपने पास बहुत सारे गाइडलाइंस है। वेस्टर्न पॉपुलेशन ने वेस्टर्न कंट्रीज़ की गाइडलाइंस है, इंडिया की भी गाइडलाइंस है। तो अपने भारतीय लोगों के लिए अपना जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी रहता है वो बहुत सारा वेरी होता है। इट इज़ अप टू दैट पर्सन। तो आइडियली स्पीकिंग अभी अपन एक एग्जांपल देता हूँ, कोई ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट को और वो मेटास्टैटिक वर्कअप अपन ने कर ले। मेटास्टैटिक मतलब कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। वर्कअप करने के बाद अपने को पता चलता है कि ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तक है। तो ये पहले 3 स्टेज तक अपन पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी, उसके बाद सर्जरी मतलब ऑपरेशन करके निकाल देना, और उसके बाद जो रेडिएशन आता है, तो ये 3 चीज़ों में ये ट्रीटमेंट डिवाइड होती है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें डे 1 को ही पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी का फिर से रिपोर्टिंग हो जाता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से उनको आगे रेडिएशन देना है या फिर सिर्फ कीमोथेरेपी से काम चल सकता है, वो नक्की डिसाइड किया जाता है। दूसरा है कि अगर मुंह का कैंसर लेते हैं, टंग का कैंसर है, उसमें भी सेम पैटर्न माना जाता है कि टंग का कैंसर अगर छोटा है, स्टेज 1, स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में भी है, तो उसमें अपन पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेशन करके फिर बाद में रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी दे सकते हैं। और जैसे कि ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो वो सर्वाइवल में आ जाते हैं, तो उनको हम लोग आगे सर्वाइवल का प्लान दे देते हैं।
इसका मतलब तो ये हुआ कि इसी स्टेज पर ये कहा जाता है WHO की ओर से कि वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे इसीलिए मनाया इसीलिए जाता माना जाता है ना। Yes, इसकी yes. सार्थकता हो जाती इसकी है। सार्थकता हो लेकिन उपचार में जैसे आपने बताया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 पर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल भी रेडिएशन के साथ साथ किया जाता है। तो ये कितनी सिटिंग मिनिमम और मैक्सिमम होती है? तो जैसे कि मैंने बोला स्टेज 1 स्टेज, वो सबसे मैटर करता है कि डिसीज कौन से टाइप का है, कौन से लोकेशन पे है। तो दो पेशेंट है मेरे पास की जिसमें एक को ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरे को मुंह का कैंसर है। तो मुंह के कैंसर में ऐसी सेटिंग आती है कि जिनको आगे जाके रेडिएशन की भी जरूरत नहीं रहती है। स्टेज 1A है तो उसमें सिर्फ ऑपरेशन करके दर्दी को छोड़ा भी जा सकता है, जिसमें कुछ आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ पेशेंट है उसमें तो रेडिएशन अपने को देना ही पड़ता है। जो रेडिएशन के जो सेटिंग बोलते हैं जनरली 33 डेज का सेटिंग रहता है, उसमें 33 फ्रैक्शंस रहते हैं, जो हफ्ते में 5 दिन लगता है, 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और उसके साथ फिर साइमल्टेनियसली हर वीकली हफ्ते में 1 कीमो का डोज लगता है, ये टंग के कैंसर के लिए। जी। लेकिन ब्रेस्ट के कैंसर में एक बार आपका सर्जरी हो गया है पेशेंट का और उसके बाद अगर उनको रेडिएशन की ज़रूरत है तो वो हम इमीडिएटली रेडिएशन चालू नहीं करते हैं। तो उससे पहले एक कीमो का पर्टिकुलर कोर्स रहता है, 12 हफ्ते का बोलो या 16 वीक्स का। तो वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम पेशेंट को रेडिएशन के लिए भेजते हैं। और जैसे रेडिएशन वो डिपेंड करता है कि 26 रेडिएशन देने हैं या 33 रेडिएशन। जनरली 1 महीने तक ये प्रोसेस चालू रहती है। लेकिन जो पेशेंट के मन में रहता है कि रेडिएशन बहुत खराब रहता है या कीमोथेरेपी खराब रहता है, वो भी एक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी रहता है। कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीमोथेरेपी से पेन होगा, मेरे को गर्म पड़ेगी या कीमोथेरेपी से बाल जाएंगे। ये चीज़ें गलत है। कीमोथेरेपी से ना पेन होता है ना गर्म पड़ता है, और हर एक कीमो की वजह से बाल जाते ही ऐसा नहीं है। कुछ कीमोथेरेपी ऐसे ही जिससे बाल नहीं जाते, और सपोज बाल गए भी तो उसके बाद वो अच्छे बाल भी आते हैं। विदिन 6 मंथ नॉर्मल बाल आ जाते हैं। जी। जो लेडीज का काफी कंसर्न रहता है हमारा। लेकिन कहा यह जाता है कि कीमोथेरेपी का जो भ्रम है वो अभी भी कायम है, इतनी जागरूकता के बावजूद। ये तो माना ही जाता है कि अगर उसकी सिटिंग 3/4 हो गई है तो बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, वो इम्यून सिस्टम पे भी असर डालते हैं। ये कितनी सच्चाई है? नहीं सर, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अगर सपोज 100 ड्रग्स है कीमोथेरेपी के, तो 100 में से 90 ड्रग्स है जिसकी वजह से अपने बाल चले जाते हैं, लेकिन 10 मेडिसिन ऐसे जिसकी वजह से बाल नहीं जाते हैं। ओके। और कीमोथेरेपी से इम्यूनो जो अपना प्रतिकार क्षमता है उसको डाउन हो जाता है, ये बात बरोबर है। लेकिन वो ना हो इसलिए हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली कुछ इंजेक्शन चालू कर देते हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। जनरली हम लोग जो पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं हमारे सेंटर्स में वगैरह, मुंबई ऑन्को केयर में, तो हम लोग देखे जाते हैं कि किसी भी पेशेंट को ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हमारे प्रीफिक्स प्रोटोकॉल रहते हैं, जो प्रोटोकॉल हज़ारों पेशेंट पे ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट हो चुका रहता है, और जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसमें वो मेडिसिन ऐड किया जाता है ताकि भविष्य में ये प्रॉब्लम ना हो। तो जनरली हम लोग ये चीज़ें कम ही देखते हैं। अच्छा, इसमें जो खर्चे का मामला आता है, मान लीजिए बहुत ही लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है और उसके परिवार में किसी को कैंसर की व्याधि है और इस तरह के इलाज हैं, तो क्या सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर भी ऐसे विशेषज्ञ काम करके अपना इलाज करवा सकते हैं? वो करवा सकते हैं, ज़रूर करवा सकते हैं। तो सरकारी में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है। प्राइवेट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास CM फंड है, PM फंड है, अभी मोदी केयर करके नया योजना आ रही है, उसमें भी उन्होंने ऑन्कोलॉजी को काफ़ी कवर किया है। लगभग जो पहले 1 लाख खर्चा हो रहा था अभी वो 20 से 30 हज़ार में खर्चा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और काफ़ी सारी संस्था है जो पेशेंट को सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ों में, तो उनके थ्रू भी अपन उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। देखिए, ये तो ऐसा खतरनाक रोग है, सुनते ही जैसे भयभीत वाली बात थी, लेकिन आपने इतना विस्तार से सरल शब्दों में समझाया कि इसके में डर की कोई बात नहीं है। आम व्याधियों की तरह ये भी एक व्याधि है, और सही समय पर जागरूक हो गए तो इसका इलाज या उपचार संभव है। बरोबर है ना? एकदम। और आपके यहाँ भी ऐसे कई पेशेंट आते होंगे जो खर्चा नहीं कर पाते होंगे, तो आप उनको यही सलाह देते होंगे कि वहाँ चले जाइए आप। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो अभी हम लोग उनको उतना कंसेशन देते, किसी पेशेंट को हम फ्री में भी कर देते हैं। वेरी गुड। और हम लोग उनको बाकी के जो मार्ग है वो भी बताते हैं कि CM फंड है, PM फंड है, उनके अरेंजमेंट हम लोग खुद करवा देते हैं। उनको वो गाइडेंस भी कर देते हैं। हमने आज तक किसी भी पेशेंट को पैसे के लिए रुका के नहीं रखा है। हमें जब भी लगता है कि ये पेशेंट को ज़रूरी है, ये कैंसर ठीक हो सकता है, हम कभी भी रुकते नहीं है। ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, बाकी अगर हो सकता है तो पैसे देता है, नहीं हो सकता है तो ठीक है।
और यही वजह है कि चिकित्सक के नाम को जब सार्थकता मिलती है ऐसे ही कृत्यों से, Yes. कि किसी का इलाज रोका ना इलाज नहीं रोका। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैंसर की बात जब होती है, उपचार हो जाता है, ठीक हो जाता है, यानी सरवाइव कर जाता है पेशेंट, उसके बाद क्या एक अवधि विशेष के पश्चात वापस ये व्याधि उत्पन्न होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बनी रहती है? हाँ, पॉसिबिलिटी सर वो हर एक कैंसर पे डिपेंड किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिलैप्स के चांसेस रहते हैं, हम लोग रिलैप्स बोलते हैं कैंसर वापस आने का, तो पहले कैंसर एक बार ठीक हो गया तो उसके बाद पहले ईयर में, 1 ईयर में, इमीडिएट 1 ईयर में वो रिस्क ज़्यादा रहती है। लगभग 40 to 50% चांसेस रहते हैं कि कैंसर वापस आ जाए। जैसे जैसे उनका वो एज बढ़ जाता है, 2nd ईयर 3rd ईयर में, तो वो जो रिस्क है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो वो लगभग 2 to 3% रिस्क रह जाती है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब 5 साल एक बार किसी पेशेंट ने निकाल लिए तो उसमें वो कैंसर जनरली नहीं आता है, हार्डली 1 to 2% केसेस में आता है जी। अगर इन केस आ भी गया तो भी वो ट्रीटेबल रहता है। ओके, और वो जरूरी नहीं है कि वही कैंसर वापस आए, किसी दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से का भी आ सकता है। अच्छा। तो वो मैटर करता है कि उनको जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, कौन से रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें मैटर करेगी इसमें। लेकिन जनरली हम लोग जो देखते हैं सर कि एक बार कैंसर ठीक हो गया है, अर्ली स्टेज वाला है, उनमें कैंसर नहीं आता है। तो वो एक पॉजिटिव है बाकी लोगों के लिए जो अपना कैंसर का भी उस ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। तो एक बार ठीक हो गया उनका, वो प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं। हम लोग उनको ठीक होने के बाद एक प्रोटोकॉल दे देते कि हर 3 महीने में आपको एक बार हमारे पास चेकअप के लिए आना है। और चेकअप के दौरान हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन फिर से करते हैं, जिससे अपने को एक आइडिया आ जाती कि इनको कैंसर आने वाला है, नहीं आ रहा है, कैसे फिलहाल का। तो उस हिसाब से अपन आगे का स्टेज डिसाइड करते हैं, स्टेप डिसाइड करते हैं। तो जनरली एवरी 3 मंथली पेशेंट को बुलाया जाता है 1 साल तक, और उसके बाद 6 महीने में, और उसके बाद ईयरली। अच्छा। तो हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट है जो 1 साल के बाद आ रहे हैं। अभी क्या रिजल्ट है उनका? बहुत बढ़िया। गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारा खुद का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ सर्वाइवल वाले ही आते हैं। मतलब उसका सर्वाइवल का ओपीडी पर डे का आप मानोगे नहीं, लगभग हमारा 250 पेशेंट का पर डे का ओपीडी रहता है सर्वाइवल का। ओपीडी मतलब जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, आउट पेशेंट है लेकिन ठीक हो गए हैं। हमारा जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है उनका ओपीडी 450 का रहता है। ओके। और जो कंप्लीट ठीक हो गए पर डे का ओपीडी 250 का रहता है। जी जी। तो 250 पेशेंट ठीक होने वाले रोज आ रहे हैं अलग अलग, और वो भी गुजरात से नहीं है, वो महाराष्ट्र है या राजस्थान है, एमपी से, अलग अलग जगह पे से आते हैं। वैसे ही टाटा में हो जाता है, तो उनका अलग सा ओपीडी रहता है। तो वो ओपीडी में जितने लोग आते हैं उनके हम लोग स्पेसिफिक व्याख्यान रखते हैं ये कैंसर दर्दी के लिए, तो वो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है उनको। प्रोजेक्टर पे आप पूरा दिखाते हैं? पूरा दिखाते हैं जी। और किसी दर्दी है, कोई पेशेंट है जिनका कैंसर ठीक हो गया है लेकिन वो उस दौर से गुजरे हैं, तो वो ही एक पेशेंट रहता है कि जिन्होंने सफर किया है और जो प्रॉपर तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं उनको बोलूंगा 2-3 बुक की लाइन पढ़ के नहीं अच्छा होगा ये होगा, लेकिन जिसने सफर किया है चीजें और वो अभी सर्वाइव कर रहा है, तो उनका जो बोलना है वो काफी इम्पैक्टफुल रहता है बाकी लोगों पे, और वो काफी पॉजिटिवली गिना जाता है। तो वो वैसे भी लेक्चर हम लोग अरेंज करते हैं जो हमारे पेशेंट अभी सर्वाइव है और जो पेशेंट प्रेजेंटली ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जी जी। अच्छा, उन पेशेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब जिन्हें त्वचा का कैंसर हो चुका है, या फिर टिश्यू कैंसर कहा जाता है, या फिर मेल में अगर देखा जाए तो एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका कैंसर हो जाता है, तो वो कई बार सर्वाइवल में दिखाई नहीं देता है आमूमन? नहीं सर, प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है जनरली 60 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। और वो जो अगर मैं अपने कछुए की और वो रैबिट की, खरगोश की ये कहानी सुनी होगी, खरगोश बहुत जोर से भागते हैं। इसमें क्या है कि ये प्रोस्टेट कैंसर एकदम इंडोलेंट है, एकदम स्लोली चल जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे कैंसर रहते हैं प्रोस्टेट में सर जिसकी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और प्रोस्टेट के लिए जो ट्रीटमेंट दिया है, जो अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, तो उसमें भी ज्यादा कीमोथेरेपी वगैरह नहीं है कि इंजेक्शन 6 महीने में लेना पड़ता है, बस ठीक हो जाते हैं उसमें। अच्छा। और अगर अर्ली स्टेज है तो वो क्यूरेटिव भी है। लेकिन जनरली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो थोड़ा एडवांस स्टेज में आते हैं, बिकॉज ओल्ड एज रहता है, थोड़ा फैमिलियल इशू, सोशल इशू, थोड़ा ध्यान नहीं जाता या खुद ही अपने तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से थोड़ा एडवांस करके आ जाते हैं। लेकिन वो भी ट्रीटेबल है सर, इट इज इंडोलेंट। हम भी ये जानना चाहेंगे यहाँ पर देरी क्यों हो जाती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिसे पहचान नहीं पाते लोग? अभी क्या है कि सर इसमें क्या है कि ओल्ड एज पेशेंट में जनरली ऐसा अपना गृहित पकड़ा जाता है कि अगर यूरिन का प्रॉब्लम तो ओल्ड एज में होना ही है,
हर एक को, तो वो प्रोस्टेट की वजह से होता है। तो हर बार जो यूरिन का प्रॉब्लम होता है वो प्रोस्टेट की वजह से ही होता है, लेकिन वो बिनाइंग है या कैंसरस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हाँ हाँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओल्ड एज है, घर पे आदमी पड़ा हुआ है या ऐसे रहते हैं कि जिसमें ध्यान नहीं दिया जाता, और वो भी बेचारे जो पिताजी है तो वो क्या करते हैं कि नहीं इस एज में तो ये यूरिन का प्रॉब्लम होने ही वाला है, उनको एक तो उनका दिमाग एक में मन बैठी में बात रहता ही है कि नहीं होने वाला है तो छोड़ दो। तो जब भी वो तकलीफ चालू होती है तो उनको पता है कि ये प्रोस्टेट की वजह से, लेकिन ये कैंसर की वजह से वो नहीं पता चलता उनको। कैंसर का भी सेम लक्षण रहता है कि रात में ज्यादा यूरिन के लिए भागना पड़ता है, अचानक से यूरिन आ जाता है, कभी कभार यूरिन ब्लॉक हो जाता है। ओके। तो ये लोकल सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन अब जब फैल जाता है तो वो हड्डियों में चला जाता है, तो वहां से पेन वगैरह प्रेजेंटेशन होते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अगर जागरूक रखा जाए अब स्वयं को, और कैंसर से गुजरने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद, उपचार के बाद अगर एक बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत चेकअप करवाते रहें तो इस व्याधि से पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। आपसे चलते चलते अब ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे के उपलक्ष्य में ये जो बताइए आप कि कैंसर ठीक हो जाता है, फिर क्या क्या बचाव और सावधानियां आयु पर्यंत हमें रखनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखना चाहिए? तो इसमें सबसे बड़ा आजकल अगर देखा जाएगा तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप प्रिवेंट कर सकते हो तो करो, वो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट रहेगा आपके लिए। तो प्रिवेंशन के लिए अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसमें आता है आपका एडिक्शंस, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या स्मोकिंग रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप कंटिन्यू रखते हो तो भी उससे वो ट्रीटमेंट खराब हो सकता है, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देते हैं, और उस स्मोकिंग की वजह से और एक दूसरा कैंसर आने के लक्षण बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें अपने को स्टॉप करनी है कैंसर प्रिवेंशन के लिए। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल। सेकेंड थिंग इज अपना जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे हमारे एफडीए ने अप्रूव किया है कि हफ्ते में 3.7 आवर्स आप वर्कअप करो। डेली करने की जरूरत नहीं है, टोटल हफ्ते में, एक वीक में 3.5 घंटे आप प्रॉपर वर्कअप करो। उसको में ब्रिस्क एक्सरसाइज आती है। ऐसा नहीं है कि आपको 50 किलो का वजन उठाना है, आप वॉक करके भी वो ड्यूरेशन आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी वजह से कैंसर का लगभग 20 to 30% चांस कम हो जाता है अगर प्रॉपर आप वर्कअप करते हो। उसके बाद आता है अपना मोटापन, जो ओबेसिटी, जो जनरली क्या है कि खाना खाने के बाद इमीडिएटली बैठ जाना, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है, या फैमिलियल ओबेसिटीज रहते हैं, तो वो कम करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया लाइफस्टाइल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना खाना पीना। खाने में अगर आप डाइट प्रॉपर लो, खाने में हम ये जानना चाहेंगे कि दही का सेवन भी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, इससे कोई कैंसर नहीं आता है। और खाने के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जब भी बाहर निकलते हो घर से, जनरली अपना टाइमिंग क्या रहता है कि 10 के बाद ऑफिस ड्यूटी चालू हो जाता है, या फिर बच्चे खेलने के लिए, तो 10 to 4 ऐसा पीरियड रहता है जिसमें वो सन का जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें 10 to 4 अवॉइड करो घर से बाहर निकलना, मतलब ऑफिस के अंदर रहो, या अगर बाहर निकलते हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, गॉगल्स पहनो, ताकि सन रेज वगैरह आप अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। जो आपने मुझे पहले ही पूछा कि डॉक्टर साहब कोई पेशेंट आता है बोलता है मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे कैंसर हो गया, तो उसमें ये वायरस आते हैं। तो वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी का नाम आपने तो सुना ही होगा, हेपेटाइटिस बी है, सी है, एचपीवी नाम का एक वायरस रहता है। तो उसके अगेंस्ट अपने पास वैक्सीन है। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा देते हो तो वो कैंसर प्रिवेंशन में गिना जाता है। तो ये बचपन में ही करवा दिए जाना चाहिए कि बाद में भी बचपन में ही करवा देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो है वो बचपन में किया जाता है। और एचपीवी नाम का एक वायरस है जो फीमेल में सर्विक्स कैंसर करता है, उसके लिए तो गाइडलाइन है 9 साल से 26 साल तक अपन कर सकते हैं वैक्सीनेशन। और वही वैक्सीनेशन अपन मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे पूछोगे सर्विक्स तो मेल में नहीं होता है तो मेल में क्यों करना है? तो उनमें जो ओरल कैंसर होता है तो उसके लिए ये वैक्सीनेशन काम में आता है। अच्छा। हाँ, स्टे हेल्दी, अपना गुड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके एडिक्शन अवॉइड कीजिए। और मैं यही दोहराना चाहूँगा कि कैंसर इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़ अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हो तो। इनफैक्ट अगर लेट स्टेज में भी आता है तो ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका भी ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, कैंसर को रोक के रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात हम पूछना चाहेंगे, एक आम प्रश्न दिमाग में उभरता है, जो एक जागरूकता फैली है कि प्राणायाम
योगासन, इसी को अगर जैसे एडिक्शन आप कह रहे हैं कि हर चीज़ का व्यसन दूर रखिए, तो व्यसन से अगर दूर रहें और इन चीज़ों को शुरू ही से अपना लें तो क्या रहेगा? डेफिनेटली सर, इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग इन दैट केस। वो एक टाइप का एक्सरसाइज ही है। मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी वजह से नहीं ही होगा, लेकिन ये एक सपोर्टिव एविडेंस है। इसको हम लोग के भाषा में माना जाता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, जी जी, जिसमें होम्योपैथी या आयुर्वेदिक बोले या प्राणायाम, वो सब चीज़ें आती है। तो इनका प्रिवेंशन करने के लिए कितना इम्पोर्टेंस ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट लेकिन अभी जो हम लोग चीज़ें देखते हैं जिससे माइंड फ्रेश हो जाता है आपका, और प्राणायाम से या योगा से आपका शरीर भी कंट्रोल में रहता है। जो मोटापा, वो चीज़ें वगैरह वो नहीं होती, वो कंट्रोल में रह सकती। तो एक इट्स अ गुड पार्ट। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। आप विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए, और इसके लिए विविध भारती की टीम की ओर से और हमारे सुनने वालों की ओर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप केंद्रे से, और आज की चर्चा का विषय वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे, जो प्रति वर्ष WHO के माध्यम से 3 जून को मनाया जाता है। तो ये बातचीत रही, और इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थीं वंदना ठाकुर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।